Hello everyone, you all are welcome to this new video. Today's topic of discussion is the Constitution on 06th Amendment Act 2023, which is popularly known as the Women's Reservation Act 2023, also known as Nari Shakti Bandhan Adhiniyam 2023. This was introduced through the bill on 28th Constitution Amendment Act, and the fundamental objective of this bill was to empower women in Indian democracy. तो चलिए हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बिल से एक्ट बना। तो पहली बात तो कि इस बिल को 19 सितंबर 2023 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद लोकसभा में पास किया गया था 20 सितंबर को। नेक्स्ट आता है कि जब राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 में इसको पास किया गया था। उसके बाद प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला 28 सितंबर में, और उसी दिन इसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया गया था। तो क्यों ज़रूरत था इस बिल का या फिर इस एक्ट का, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, थोड़ा सा हम देखते हैं। हमें पता है कि वी हैव अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वोमेन, बट द रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट इज ओनली 15%. Only 82 seats of MPs in Lok Sabha are there, and in Rajya Sabha उन लोगों का पार्टिसिपेशन है सिर्फ 13%, जो कि 31 MPs है। तो ये बहुत बड़ा डिस्पैरिटी है जिसको अचीव करना ज़रूरी है, या फिर जिसको दूर करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि अगर हम देखें पूरे भारत में लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सिर्फ 9% वुमेन्स पार्टिसिपेशन है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, अगर हम देखें तो ग्लोबली वुमेन्स पार्टिसिपेशन एवरेज अगर देखें तो ग्लोबली है 26.9%। हालांकि एशियन कंट्रीज़ में अगर इसका रेट देखें तो ये होता है 21.4%। तो सभी पर्सपेक्टिव में हम इंडियन या फिर इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन के बारे में हम पीछे हैं। तो व्हाई दिस गैप एंड वेदर दिस कैन बी चेंज्ड थ्रू इम्प्लीमेंटिंग लॉज, इन सारे सवालों का जवाब देते हुए इस कानून को इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। पहली बात तो कि 33% जो रिजर्वेशन दिए गए हैं वुमेन्स को थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, उस चीज़ को हम जान पाएंगे अच्छे से इस वीडियो के दौरान। उसके बाद रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये जो 33% वुमेन्स रिजर्वेशन है इन डायरेक्ट इलेक्शन इन लोकसभा, इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग दिल्ली, तो इन्हीं 33% में से 33% SC/STs को भी रिजर्व किए गए हैं। तो उसका भी हम देखेंगे क्या है वो। उसके बाद आता है कि ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं इसका एनफोर्समेंट कब होगा, और उसके साथ साथ जो 2011 का सेंसस है उसका इसके साथ क्या लेना देना है, थोड़ा उसको भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल कमेंसमेंट का बात अगर देखें तो वो तो आफ्टर डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन द नेक्स्ट सेंसस के ऊपर ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस कानून को पारित करके, पास करके इसको लागू किया जाए। क्योंकि अगर 26 में जो सेंसस शुरू हुआ है इसका रिपोर्ट या फिर सेंसस का रिपोर्ट आने तक
बहुत देरी हो जाएगा, उसका बेसिस पे तो डिलिमिटेशन होगा। तो अगर 29 में जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है उससे पहले अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो फिर बहुत जल्दी करना होगा, और उसके लिए 2011 का सेंसस के ऊपर बेसिस करना ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या होता है। ओबीसी का इशू भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, इस डिबेट रहा है इस बिल के पीछे, कि वाई ओबीसीज हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस एक्ट। तो वो भी हम देखेंगे। डिलिमिटेशंस के बारे में थोड़ा हम देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया टू जो अब हम वर्तमान परिस्थिति जो है वहाँ तक कोशिश करेंगे पूरे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आने की। उसके बाद असेसमेंट ऑफ दिस रिजर्वेशन पूरा असेस करने की कोशिश करेंगे। इम्पैक्ट हो गया या फिर आर्गूमेंट्स इन फेवर और फिर इन अगेंस्ट जो भी है। उसके बाद अदर ऑप्शंस टू एम्पावर वुमेन, और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या फिर इसी रिजर्वेशन को और भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर बेटर आउटकम पाने के लिए क्या क्या और चीज़ें हम कर सकते हैं। दैट ऑल्सो विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि फंडामेंटल फीचर्स या फिर की फीचर्स क्या है इस कानून का। तो पहली बात तो कि ये अमेंडमेंट जो है 33% रिजर्वेशंस देते हैं वुमेन को इन लोकसभा, ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी दिल्ली। ठीक है, तो ये तीनों जगह पे डायरेक्ट इलेक्शन जहाँ जहाँ होगा बेसिकली सभी जगह पे 33% रिजर्वेशन दिए गए हैं, एक्सक्लूडिंग राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट क्या होगा। कमेंसमेंट हम पहले जैसे कि डिस्कस किए कि कमेंसमेंट डिपेंड करता है कि वो जो आफ्टर डिलिमिटेशंस तभी जाके इस कानून को इम्प्लीमेंट या फिर कमेंसमेंट होगा, क्योंकि लेटेस्ट सेंसस के बेसिस पे डिलिमिटेशन होगा, उसी डिलिमिटेशंस ही नए सीट शेयर का जो फिर रिपोर्ट है वो पब्लिश करेंगे, उसके बेसिस पे ही एक कानून इम्प्लीमेंट होगा या फिर कमेंसमेंट होगा। तो एक लंबा इशू है, देखते हैं। टेन्योर क्या होगा, 15 साल का टेन्योर होगा, सब्जेक्ट टू द लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि पार्लियामेंट कैसे लॉ बना के इसको कैसे इसको चेंज करते हैं या फिर कैसे इसको लागू करते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन जनरली द टेन्योर हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर 15 ईयर्स। ये सीट जो है या फिर जो वुमेन्स रिजर्वेशन है 33% का, ये रोटेशन होते रहेंगे आफ्टर एवरी डिलिमिटेशंस बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस। तो ये हो गया आपका बेसिक फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट तो हुआ, तो इसके साथ साथ क्या क्या या फिर कौन कौन सी नए प्रोविजंस इंक्लूड या फिर इंसर्ट किए गए हैं, चलिए थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 2 में कहा गया है कि आर्टिकल 239 AA क्लॉज VA, BB एंड BC, इन सारे क्लॉजेस को इंसर्ट किए गए हैं, जिसका मेन सब्सटेंस इतना ही है कि दिल्ली में 33% सीट्स रिजर्व किए जाएंगे, इंक्लूडिंग 33 रिजर्व्ड सीट्स फॉर वुमेन फ्रॉम SC कैटेगरी। इसका मतलब जो 33% सीट्स रिजर्व किए जाएंगे वुमेन के लिए, उसी के अंदर ही 33% सीट्स रिजर्व ऑलरेडी रहेंगे SC के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए 100 सीट्स है तो उनमें से 33 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। उसके बाद 11 सीट जो है SC के लिए इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब बचा रहा 22 सीट्स, तो टोटल हो गया आपका 33 सीट्स। SC का जो
आपका सीट है। इसीलिए पहले हम जो देखे हैं कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का मतलब यही होता है कि 33 के अंदर ही 11 सीट आएंगे, अलग से नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सेक्शन 3 ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स दैट आर्टिकल 330A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और सब्सटेंस इसका बस इतना ही है कि लोकसभा में या फिर हाउस ऑफ पीपल में 33% सीट्स रिजर्व रहेंगे, इंक्लूडिंग 33% सीट्स रिजर्व फॉर द SC एंड ST कैटेगरी। यहाँ भी एक ही चीज़ हम दिए हैं, जैसे कि 100 सीट्स है, 33 वुमेन के लिए रिजर्व है, उन्हीं में से 11 सीट SC और ST के लिए रिजर्व रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको सेक्शन 4 में मिल जाएगा 332A आर्टिकल जो इंसर्ट किए गए हैं। यहाँ कहा गया है कि ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज 33% सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर देम। और यहाँ भी एक ही चीज़ कि 33% के अंदर ही 33% सीट्स SC और ST के लिए रिजर्व रहेंगे। Section 5 of the 106th Amendment Act provides 334A आर्टिकल, जो कि कह रहा है कि कमेंसमेंट कैसा होगा। कमेंसमेंट के लिए रिजर्वेशन विल बी इफेक्टिव आफ्टर डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। और दूसरी बात यह है कि क्लॉज 6 ऑफ द एक्ट कह रहा है कि एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबली को ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये एक्ट तभी इफ़ेक्टिव होगा या फिर कमेंट्स होगा, डिलिमिटेशंस होगा ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसस, एंड देन सच सीट शेयर शैल बी डिस्क्लोज्ड। तो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब थोड़ा देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा, ताकि पूरे चीज़ को अच्छे से हम समझ सकें। पहले बात, इन प्री वैदिक पीरियड्स सोसाइटल कल्चर वाज मैट्रियर्कल। हम अभी भी देख सकते हैं जैसे कि आदिवासी कल्चर में मैट्रियर्कल जो कल्चर अभी भी एग्जिस्टिंग है। और वैदिक पीरियड में वुमेन वर फ्री टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। फॉर एग्जांपल स्वयंवर एक ऐसा एग्जांपल है जहां हम देख पाएंगे कि वुमेन्स जो है उन लोगों का कितना फ्रीडम था या फिर स्टेटस कितना अच्छा था, जिससे हम समझ सकते हैं कि उन लोगों का फ्रीडम ऑफ चॉइस था इन every respects, like to choose their spouse, to participate in active politics etc. हालांकि वहाँ पॉलीगमी तब भी था, लेकिन फिर भी spouses were free and equal in respect of everything. रीमैरेज भी तब अलाउड था। गार्गी एंड मैत्री आर द इमिनेंट वुमेन हु परसूड फिलोसॉफिकल स्टडीज़। इसको देखकर ही हम समझ सकते हैं कि हाउ मच दे वर फ्री टू चूज देयर ऑन पाथ। एक फिलोसॉफिकल स्टडी चूज कर सकते थे तब, तो एट्सेट्रा चीज़ें हम देख पाएंगे। मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, छोटे छोटे चीज़ों को मैं थोड़ा टच करते हुए आगे निकलूँगा। उसके बाद आता है मनुस्मृति, जहाँ से डाउनफॉल शुरू होता है वुमेन का। मुग़ल पीरियड जो था वो डार्क एज के नाम से इनफेमस था। हाँ, अगर हम देखें कि जौहर या फिर सेल्फ इमोलेशन का प्रैक्टिस हम देख सकते हैं, अब हमको मिल जाएगा। किस लिए करते थे? ताकि स्केप कर सके टू बिकमिंग सेक्स स्लेव। सेक्स स्लेव बनने से अच्छा है कि खुद को ही जान दे दे या फिर खुद को मार डाले। ऐसे प्रैक्टिस तो थे। चाइल्ड मैरिज भी प्रैक्टिस में थे, सती दाह प्रथा थे, डाउरी सिस्टम एट्सेट्रा। बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स द पीरियड हैज़ बीन नेम्ड एज डार्क एज। उसके बाद आता है ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश वर प्रोग्रेसिव इन नेचर, दे हैव एबोलिश्ड ऑल द इलॉजिकल कस्टम्स एंड
their coming in India has been presumed to be a new dawn for women. तो उन लोगों के आने के बाद सतीदाह प्रथा भी एबोलिश किए गए हैं बाय राजा राम मोहन राय विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड बेंटिक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हेल्प के थ्रू विडो रीमैरिज भी रीइंट्रोड्यूस किए गए। उसके बाद अन्नी बसंत का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो उन्होंने 1917 में शी हैज़ एडवोकेटेड फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वोमेन। नेक्स्ट आता है बेगम शाह नवाज and Sarojini Naidu in 1931 submitted a memorandum to British government for equal status of women in new constitution of 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उससे पहले ही बेगम शाह नवाज एंड सरोजिनी नायडू एक मेमोरेंडम सबमिट किया ताकि वुमेन को इक्वल स्टेटस मिले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। तो ये था ब्रिटिश पीरियड। उसके बाद आता है डिबेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वुमेन्स रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा डिबेट को हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ। तो आउट ऑफ 389 मेंबर्स ओनली 15 मेंबर्स आर फीमेल इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि 3.86% होता है। दो दे हैव बीन ओवरलुक्ड बट they played crucial role in shaping interest of women in the Constitution of India and in Indian politics। तो इतने सेंचुरीज़ के डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन के बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन में नया होप दिखा, बहुत सारे प्रोविजंस को भी इंसर्ट किए गए। तो उसी के दौरान जो डिबेट हम लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन, तो उसी से हम ये टेस्ट कर पाएंगे कि कैसे जो वुमेन्स इंटरेस्ट है हाउ दे हैव बीन शेप्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। हालांकि 10 आउट ऑफ 15 मेंबर्स फेवर्ड मेरिट बेस्ड अप्रोच रेदर देन प्रेफरेंशियल। 15 में से 10 मेंबर्स मेरिट बेस्ड अप्रोच को फॉलो किया रेदर देन प्रेफरेंशियल। रिजर्वेशन को उन लोगों को ऐसा लगा कि ये सेल्फ इस्टीम के लिए अच्छा नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि पॉइंट कि दे वेयर फ्रॉम रिच फैमिलीज़। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके लिए, लेकिन हाउएवर दे वेयर इन फेवर ऑफ मेरिट बेस्ड अप्रोच। कॉन्वर्सली हंस मेहता जो था शी हैज आर्गुड फॉर रिजर्व्ड सीट्स एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर वुमेन। रेणुका रॉय प्लेड लीडिंग रोल इन ऑपोजिंग सच रिजर्वेशन। However, this was the new era for them। कह सकते हैं कि एक नया संविधान, नया डॉन था, नया उम्मीद था उन लोगों के लिए। मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है, तो कहीं अगर हिंदी बोलने में प्रॉब्लम हो तो उसको प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एम्पावरिंग वुमेन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब इफ़ेक्ट में आया तो बहुत सारे प्रोविजंस थे जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, या फिर स्टेट को एम्पावर किए स्पेशल लॉ बनाने के लिए। 330, 332 एट्सेट्रा आर्टिकल हम दे सकते हैं जहाँ SC/ST के लिए स्पेशल प्रोविजंस इन पॉलिटिक्स रिजर्वेशन के बारे में कहा गया है। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, जैसे कि पार्ट 3, पार्ट 4, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलते हैं। वुमेन्स के न्यूट्रिशन के बारे में, फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, फॉर एट्सेट्रा। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इम्प्लीमेंट हो गया या फिर इन्फोर्स हो गया, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस भी इम्प्लीमेंट हुए डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट टू मेक लॉज फॉर वुमेन फॉर देयर स्पेशल एम्पावरमेंट। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बहुत फ़र्क होते हैं। तो इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ है जहां वुमेन्स को इक्वल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स या फिर वोटिंग राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। तो इसी के बेसिस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अडॉप्टेड
सर्टेन रेजोल्यूशंस या फिर कन्वेंशंस। पहली अगर हम देखें तो कन्वेंशन ऑन द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन 1952 में अडॉप्ट किए गए थे, जहां इक्वल वोटिंग राइट्स देने की बात की गई थी। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इन शॉर्ट डेडो, इन 1967 वॉज अडॉप्टेड। नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इन शॉर्ट सेडो, जो कि 1979 में अडॉप्ट किए गए थे। और इस कन्वेंशन में इंडिया पार्टी है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया इज ड्यूटी बाउंड to adopt all the provisions provided in this convention and to enforce them by making special laws। तो थोड़ा हम देख लेते हैं बेसिक्स क्या है इस सेडो कन्वेंशन में। आर्टिकल 7 कहता है इट अफर्म्स इक्वल राइट टू वोट, होल्डिंग एंड रनिंग ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो आर्टिकल 7 का बात हो गया। आर्टिकल 8 भी अफर्म्स क्या करता है कि इक्वल राइट दिया जाए हर महिला को, ताकि वो खुद अपने देश को रिप्रेजेंट कर सके इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में खुद को रिप्रेजेंट या फिर पार्टिसिपेट कर सके। ये सारी चीज़ें कहा गया है सेडो में। हालांकि इससे पहले बहुत सारे कमेटीज़ भी फॉर्म किए गए हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद द इफेक्ट ऑफ सेडो, लेकिन however 73rd amendment and 74th constitution amendment, which are the landmark decision taken by the parliament to empower women at grassroots levels to provide them 33% reservation in Indian politics, domestic politics। तो बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे जो ग्राम पंचायत या फिर अर्बन लोकल बॉडी है, ग्रास रूट लेवल पे महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के लिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लाया गया था 1992 में। बोथ द अमेंडमेंट adopted and passed and it came into force in 1993। तो 73rd में पार्ट 11(9) के अंदर फ्रॉम आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 240O such articles were inserted and schedule 11 also was inserted। By inserting all these articles and schedules, women at Panchayat Raj institution on third seats have been reserved from them in direct election। 74th अमेंडमेंट के दौरान पार्ट 9A इंसर्ट किया गया और 243P से लेके 243ZG आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए हैं, और शेड्यूल 12 भी इसी के दौरान इंसर्ट किए गए हैं। और इसी के दौरान ऑन थर्ड सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फ्रॉम देम इन अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन रहा, जिसके बेसिस पे अगर हम देखें बहुत सारे स्टेट्स है जो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एटसेट्रा, जो कि अप टू 50% रिजर्वेशन हैव बीन गिवन टू वुमेन एट ग्रास रूट्स लेवल। तो नेक्स्ट आता है, अब हम देख लिए 73rd 74th अमेंडमेंट। आते हैं प्रेजेंट में। ये जो प्रेजेंट हम एक्ट देख रहे हैं या फिर बिल जो है 128th बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या फिर 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो देख रहे हैं, जिसको पॉपुलरली वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कहा जा रहा है, इसका इतिहास अगर थोड़ा हम देखें तो पहली बार के लिए 1996 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वो लैप्स हो गया ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। 1999 में 2003 में एक ही कारण के बेसिस पे वो पास नहीं हो पाया। 2008 एंड 2010 में दिस बिल was introduced and passed in Rajya Sabha but failed to pass in Lok Sabha। However, in 2023, through the bill on 28th Constitution Amendment Bill, it was introduced in Lok Sabha in 19th September, जो कि हमने पहले ही देखा, मैं और नहीं इसको ज़्यादा लेंथी कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है इशूज़ विद द एक्ट।
अब इस कानून के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है अगर हम देखें, द एक्ट ओनली प्रोवाइड्स वोमेन्स रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बट लेफ्ट राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन था डिस्कशन के दौरान। दूसरा चीज़, ओबीसी को इस कानून पे या फिर इस एक्ट पे इंक्लूड नहीं किए गए, तो ओबीसीज को भी तरफ से इसको एक अपोजिशन ने अपोज किया कि ओबीसी शुड बी इंक्लूडेड इन दिस एक्ट। हाउएवर इन रिस्पॉन्स टू द assertion, the government has responded that the Constitution of India does not allow such reservation for OBC categories specifically. Presently अगर हम देखें, 120 MPs are there, which amounts 22% of the total strength of present 17th लोक सभा। वर्तमान में 120 MPs है जो कि 22% होता है, तो एक considerable amount है। In respect of OBC, SC, STs are far away from them. So that was also the response from the government end. इतना दूर आने के बाद हम लोगों को शायद उम्मीद करता हूँ कि पता हो चुका होगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ कोशिश करूँगा थोड़ा सा रेज करने की। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द एक्ट। तो कंट्रीज लाइक रवांडा हैज़ 61% वोमेंस पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। क्यूबा में 53% है। इवन इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश 21% एंड 20% वोमेंस पार्टिसिपेशन है रिस्पेक्टिवली। लेकिन इंडिया में 15%। बहुत पीछे हैं हम लोग इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। और इसी के कारण जेंडर इक्वालिटी को हम अचीव कर पाएंगे अगर इस कानून को अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ या फिर बेटर रिजल्ट अगर हम पाएँ, तो उसके दौरान हम जेंडर इक्वालिटी प्रमोट कर पाएंगे। हिस्टोरिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन का जो प्रॉब्लम था उसको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। राइट टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। वोमेन अपने को जब सेल्फ रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो अपने खुद का डिसीजन भी लेंगे। वोमेन एम्पावरमेंट तो होगा ही। प्रमोशन इन वोमेंस इशू। वोमेन जब पावर में जाएंगे तो वोमेंस इशू या फिर वोमेंस इंटरेस्ट को सामने रखेंगे। रोल मॉडल बनेंगे, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे ताकि वो लोग भी पॉलिटिक्स या फिर अन्य सेक्टर्स में आए और पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। एक्टिव रोल इन डिसीजन मेकिंग। जब पावर मिलता है तो डिसीजन खुद को लेने का जब मौका मिलता है तो ज़रूर वोमेंस का इंटरेस्ट को सामने रखते हुए वो लोग डिसीजन लेंगे। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स सेट बिहाइंड द एक्ट। लेट्स सी हाउ much the objectives are being achieved in the times to come. Arguments against जो है ज़्यादातर रेणुका रॉय या फिर जो बाकी 15 में से 10 जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स थे उन्हीं लोगों का या फिर नए जो कुछ अपोजिशन या फिर कुछ स्कॉलर्स का क्रिटिसिज्म अगर देखें तो बस इतना ही कहना है कि रिजर्वेशन ये वोमेंस के लिए सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम हो सकता है उन लोगों अकॉर्डिंग टू देम। और इसके रिजर्वेशन देखिए प्रोटेक्शन उन किस लोगों को मिलना चाहिए जो वल्नरेबल है। तो अगर मेरिट बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करेंगे तो दूसरों को भी तो क्वालिफाइड भी तो होना होगा। क्वालिफाइड अगर नहीं है तो फिर मेरिट के बेसिस पे कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जो बहुत बैकवर्ड है, उसको आप कैसे एक अपलिफ्टेड पर्सन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी कारण के वजह से कानून लाया गया है। हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड्स क्या क्या है रिप्रेजेंटेशन के बारे में और किस किस तरीके से वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। रिजर्वेशन विद इन पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी एक्सेट्रा बहुत सारे कंट्रीज़ में है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ही रिजर्वेशन का प्रावधान है जहां वुमेन्स का पार्टिसिपेशन के बारे में नियम है। लेकिन ये हमारे आई थिंक इंडियन पर्सपेक्टिव में ये अभी तक सक्सेसफुल होगा नहीं,
ये प्रिज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि तब तो फिर जाके वो उसी सीट से वोमेंस को खड़ा किया जाएगा जहाँ जीतने की संभावना कम है, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी या फिर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में फीमेल को आगे बढ़ने देने की संभावना बहुत कम है, हमें प्रिज्यूम कर सकते हैं। डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इंडिपेंडेंस के बाद कर्नाटका में था ये प्रोविज़न, SC/ST से एक मेंबर आएगा, जनरल कैटेगरी से एक आएगा, ऐसा प्रोविज़न था। उसके बाद उसको एबोलिश किया गया। तो ये दोनों हमारे पास ऑप्शंस है, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या ये इफेक्टिव रहेगा या नहीं, इज़ ए मैटर ऑफ कंसिडरेशन। व्हाट मोर कैन बी डन, और क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ कानून बनाना ही इनफ नहीं है, उसको प्लानिंग करना और अच्छे से एग्जीक्यूट करना और बेटर आउटकम पाना, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है। उसके लिए बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम इस कानून के 100% आउटकम पाने के लिए सोचे, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। दे नीड टू बी प्रमोटेड इन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इन फैमिली। तो फैमिली में अभी भी वुमेन आर नॉट इन सच ए पोजिशन टू टेक देयर इंडिपेंडेंट डिसीजन। हेल्थ हो गया, एडुकेशन, शादी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुमेन्स कैन नॉट टेक देयर ऑन डिसीजन। तो इट इज़ प्रिवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी। उसके बाद अवेयरनेस एंड एडुकेशन, इसके माध्यम से भी हम वुमेन को हम अवेयर कर सकते हैं। या फिर जैसे कि स्कूल कॉलेज लेवल में जो पॉलिटिक्स होता है कॉलेज लेवल में, उसमें भी अगर हम वुमेन को एक्टिव पार्टिसिपेशन में प्रमोट कर सकते हैं, तो शुरू से ही उन लोगों के अंदर एक जो राजनीतिक या फिर पॉलिटिकल मेंटलिटी का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, तो वो भी होगा। क्योंकि सिर्फ रिजर्वेशन देने से तो नहीं होगा, उसको इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है ग्रास रूट लेवल पे। जेंडर बेस्ड वायलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इज प्रिवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी। अगर हम देखें तो भरे हुए हैं ऐसे इंसिडेंट जहां हम हर रोज़ देखते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेशन होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम अच्छे से टैकल कर पाएँ, तो जो कानून या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ है, इंसर्शन हुआ है नए आर्टिकल्स का, तो इस वुमेन्स रिजर्वेशन का अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखना होगा, टैकल करना होगा। उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं 100% रिजल्ट पाने की। हालांकि परफेक्ट नाम का कोई चीज़ दुनिया में तो नहीं है, लेकिन एज फार एज प्रैक्टिकेबल कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा डिलिमिटेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए, जितना मैं जानूँ मेरे पास नॉलेज रहेगा या फिर जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।